एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो बेसिकली तौर पर हमारे पास एक क्वेश्चन होता है, या सभी का एक क्वेश्चन होता है कि रेमेडीज को क्या फॉलो किया जाए। तो हमारे पास एक क्वेश्चन होता है कि रेमेडीज को क्या फॉलो करें, क्या रेमेडीज से प्रभाव पड़ता है, रेमेडीज से कुछ रिलीफ आता है या नहीं आता है, आता भी है तो कैसे आता है। ये तमाम परिस्थितियां होती हैं और यदि रिलीफ मिलता है तो प्रयोग कैसे करना है या क्या क्या रेमेडीज हो सकती हैं। तो आप लोगों को जैसे पता है कि रेमेडीज सबसे पहले इफेक्ट कैसे करती है ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। ये कैसे काम करती है ये जानना ज़रूरी है। तो हमारे शरीर में दो तीन परिस्थितियां होती हैं जिसके तहत ये रेमेडीज़ हमारे शरीर पे काम करती हैं। पहली बात तो कौन से ऐसे पॉइंट हो सकते हैं, वो ज्ञानेंद्रियां हैं जिनके तहत रेमेडीज़ या कुछ भी हम करते हैं तो वो हमें सूचित होता है, हमारे चेतन भाग में वो रिसीव होता है। दूसरा और क्या होता है, कोई एनर्जी जो पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें पिन कर सके, या जिस भी समस्या से हम पीड़ित हैं उसको एनालाइज करके उसके बिहाफ में जाकर काम कर सके, उसके अपोज में जाकर काम कर सके। तो ये कुछ तरीके होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सर, जैसे मैं पहले यहाँ पर कुछ रेमेडीज़ के नाम लिख देता हूँ, आप लोग फिर अच्छे से समझ लेंगे। कैपिटल लिख लेते हैं ना, इंग्लिश के बुकैब्स क्लियर होते हैं। और क्या रेमेडीज हो सकती हैं, तंत्र हो गया, मंत्र हो गया, यंत्र हो गया, दान हो गया, जेमस्टोन हो गया। और हम लोग क्या कर सकते हैं, अगला एक और ले सकते हैं, योगा। मेरे हिसाब से इतनी सफिशिएंट है, इसके अलावा तो मेरे हिसाब से कोई और नज़र नहीं आती है। तो बेसिकली जो कहने का मतलब है, अब ये जो रेमेडीज काम कर रही हैं, काम कैसे कर रही हैं इसको समझिए। इन रेमेडीज के काम करने का तरीका क्या है इस चीज को। अब जैसे सपोज दैट पहली रेमेडीज है तंत्र। हम लोग तंत्र का प्रयोग करते हैं। तंत्र का प्रयोग बहुत ही बेहतर हो सकता है, लेकिन प्रत्येक सभी स्थितियों के लिए नहीं, क्योंकि तंत्र एक ऐसी विद्या है, ये बुरी नहीं है, इसका प्रयोग बहुत टिपिकल है और इसके रिजल्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड कहने का मतलब हमें ये समझना होगा कि यदि हम तंत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों से अलग जाना पड़ेगा। इसके प्रयोग करने की एक अलग स्थिति है और ये सामान्य जीवन के लिए संभव नहीं है कि तंत्र का प्रयोग इतनी आसानी से कोई कर सके। और यदि कोई करता भी है तो तंत्र का प्रयोग करने के लिए वो हमारे लिए बहुत टिपिकल है और बिना गुरु की मुझे नहीं लगता उसका उपयोग आपको करना चाहिए, अन्यथा वो नुकसान देगा। हमारे पास एक दूसरा उपाय आता है मंत्र का। अब मंत्र कौन सा हमें उपाय करना है, एक होता है वैदिक मंत्र और दूसरा मंत्र होता है तांत्रिक मंत्र। ये दो प्रकार के मंत्र वेदों में और सब जगह निहित है। तो वैदिक मंत्र का क्या है, तांत्रिक मंत्र का क्या है। देखिए, जब आप अपनी हॉरोस्कोप या किसी के हॉरोस्कोप का एनालाइज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका कोई बुरा वक्त चल रहा होगा, तभी आप उसका उपाय की रिकमेंडेशन या रेमेडीज के लिए रिकमेंड कर रहे हो।
तो जाहिर सी बात है, सपोज दैट सैचन की बुरी दशा चल रही है, सैचन का बैड टाइम पीरियड चल रहा है, तो जाहिर सी बात है सैचन होल लाइफ तो चलना नहीं है, जिंदगी भर केवल सैचन की ही स्थितियां नहीं रहेगी, उसके साथ और भी स्थितियां होंगी। तो सैचन मान लीजिए 6 मंथ के लिए उसका ऑब्स्टिकल में है, अगर सैचन बैड रिजल्ट दे रहा है फाइनेंस से लेकर, मैरिज से लेकर, या फिर एंजाइटी से लेकर, डिप्रेशन को लेकर, किसी भी परिस्थिति में बैड रिस्पॉन्स कर रहा है, तो ये 6 महीने के लिए कर रहा होगा। तो अब 6 महीने के लिए जब ये कर रहा है, तो अगर हम उसको वैदिक मंत्र का उपयोग करें, देखिए वैदिक मंत्र क्या होता है, इनका जो उपयोग होता है वो हार्ट से कनेक्टेड होता है। सूर्य को आत्मा कहा गया है, हृदय को मेन एनर्जी सोर्स कहा गया है बॉडी में। तो जब भी हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उसकी कनेक्टिविटी हार्ट से होती है, और हार्ट से जब कनेक्टिविटी होगी तो वो पूरी बॉडी में एक रिफाइंड सर्कुलेशन, कांस्टेंट सर्कुलेशन के साथ मूव करेगी एक एनर्जी, और उसमें टाइम लगता है। वैदिक में क्या होता है, स्थायी तो होती है लेकिन एक लंबा समय लगता है। लंबा समय कहने का मतलब, अब सपोज दैट 6 महीने या 3 महीने किसी प्लेनेट का बैड रिजल्ट है, और उस 3 महीने हमने वैदिक मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दिया, तो जाहिर सी बात है वैदिक मंत्र के जप का प्रभाव जब तक होगा तब तक ये दशा निकल जाएगी। अगर ये दशा उस समय निकल गई तो उसका उपाय उस पीरियड में नहीं मिल पाएगा जिसके लिए हमने उपाय किया। तो उसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग कीजिए। अब ये आता है कि तांत्रिक मंत्र कैसे काम करते हैं। तो हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं, एक वाइब्रेशन के थ्रू कनेक्ट होती हैं। तांत्रिक मंत्र में क्या है कि इसमें वाइब्रेशन होता है। जब भी हम कोई भी मंत्र का उच्चारण तांत्रिक मंत्र करते हैं, जैसे करते हैं ओम हम हीम होम स सूर्याय नमः, सूर्य का करते हैं या चंद्रमा का करते हैं, तो उसमें एक वाइब्रेशन है। उस वाइब्रेशन से क्या होता है कि हमारी बॉडी की ज्ञानेंद्रियां कनेक्ट होती हैं, वाइब्रेट होती हैं। वाइब्रेट होने के बाद वो पॉजिटिव एनर्जी को गेन करती हैं और निगेटिव एनर्जी को रिमूव करती हैं उस मंत्र के थ्रू। क्योंकि अलमाइटी कहीं ना कहीं कनेक्ट है, हम आप यूनिवर्स को तो नहीं देख सकते, बट जो लिखा है, जो पढ़ा है, वो तो यही है। तो तांत्रिक मंत्रों का यदि आप उपयोग अपनी बैड डीबीए में करते हैं या किसी को रिकमेंड करना है, तो आप तांत्रिक मंत्रों का रिकमेंडेशन करें। रिकमेंडेशन क्या क्या करना है वो मैं आपको सीट भेज दूंगा, क्या क्या किस किस प्लैनेट के कौन कौन से मंत्र है वो मैं सीट आप लोगों को भेज दूंगा, तो आप लोग बेहतर तरीके से उसका एनालिसिस कर सकेंगे और रिकमेंड करने की प्रक्रिया कर सकेंगे। तो बेस्ट तो एक हो गया ये। दूसरा यंत्र। अब यंत्र का उपयोग कैसे होता है इस चीज को समझना चाहिए। यंत्र का उपयोग लोग कहते हैं, लेकिन मुझे आज तक इसका उपयोग समझ में नहीं आया। होता होगा, किसी चीज को मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक हमारे उपयोग में यंत्र का कोई सार्थक उपाय नहीं आया है रेमेडीज के कैलकुलेशन में। नेक्स्ट आता है दान। अब समझते हैं दान। बहुत से लाल किताब की ये सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता है कि आप लोग किसी भी लाल किताब एस्ट्रोलॉजर को देखेंगे तो वो उनके अंदर लाल किताब में है क्या, पूरा पूरा दान है। कहने का मतलब एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा एस्पेक्ट केवल दान पे चलता है, और दान भी छोटे मोटे नहीं, बहुत मांगे। अब मैं समझाता हूँ, या आपको ये समझना होगा कि क्या दान रेमेडीज में कैलकुलेट हो सकती है। रेमेडीज क्या होती है, पहले इस चीज को समझिए। रेमेडीज का मतलब हमने एक काम किया, उसके बदले हमें कुछ लाभ होगा। रेमेडीज तो यही होती है कि हमने एक काम किया, उसके बदले हमें कुछ लाभ होगा। बट दान का क्या मतलब है कि हमने जो आपको दिया उसके बदले हमें कुछ चाहिए नहीं। दान आदमी तभी तो करता है निस्वार्थ भाव से, बट रेमेडीज स्वार्थ भाव से होती है। तो अगर हम दान को रेमेडीज कहते हैं तो वो स्वार्थ हो गया, और स्वार्थ है तो फिर वो रेमेडी नहीं। अब बात आती है नॉट है रेमेडीज, हम तो नहीं कैलकुलेट करते हैं। अब बात आती है तो क्या दान करना ही नहीं चाहिए? बिल्कुल ऐसा नहीं है, दान करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं समझ सकते हैं कि हमारे कर्मों का फल हमें कब मिलेगा। भीष्म पितामह को भी उनके कर्मों का फल कितने दिन बाद मिला, और वो ऐसा कर्म था जो 100 साल पीछे जाकर मिला। तो ये जो दान है ये आपके कर्म में जाके, कर्म प्रभाव में जाकर प्रारब्ध में संचित हो जाएगा। जब ये प्रारब्ध में संचित होगा तो इसका फल आपको मिलेगा। क्योंकि हमें ये सबसे पहले मानव है तो मानव को एक चीज समझना चाहिए, अगर हम इस यूनिवर्स में आए हैं तो किसी न किसी कारण से आए हैं, और जिस भी कारण से हम यहाँ आए हैं
यदि हम उसको भूलकर कोई अन्य कार्य करेंगे या कुछ लाभ को, जैसे सपोज दैट एक बच्चा दुकान जाता है तो माँ उसको कुछ रुपए देती है। जब माँ ने उसको कुछ रुपए दिया, बेटा ये सामान लेके आना, और वो गया दुकान तक, वो रुपयों का वो सामान न लाके उसने अपना उसे समझ लिया और उस अपने कामों में प्रयोग किया, तो माँ का व्यवहार बच्चे के प्रति कैसा होगा? रुष्ट होगा, क्रोधित होंगी, हो सकता है दंड भी मिल जाए। तो ठीक उसी तरीके से है कि हम जब इस अर्थ पर आए तो किसी ना किसी रीजन से आए होंगे। उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, उसकी एक पूरी ग्रंथावली है, एक पूरा प्रक्रिया है कि मेरे आर्टिकल्स भी होंगे अगर पढ़े होंगे आप लोगों ने, तो कैसे एक बच्चा अर्थ पर आता है। और ये भी निश्चित है कि हर जीव, हर एनर्जी ये निश्चित करती है कि हमें किस गर्भ में जाना है अथवा नहीं जाना है। लोग कहते हैं ना कि हम मोदी के यहाँ जन्म ले लें, या फिर कहते हैं कि हम किसी ब्राह्मण के यहाँ जन्म ले लें, तो ये उस हर एनर्जी के पावर में है, उसकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है वो किस तरीके का गर्भ अपने लिए चुनता है। तो जब हम इस अर्थ पर आए, तो इस अर्थ पर आते समय हमारे कर्मों के हिसाब से हमें कुछ शक्तियां मिली। सपोज दैट हम किसी रिच फैमिली में आए लोगों का भला करने के लिए, अब हमने उस मनी को या उस वेल्थ को अपना समझकर अपने कार्यों में स्वार्थ के लिए यूज किया, लोगों में नहीं किया, तो अल्टीमेटली जो यूनिवर्स को चला रहा है या जो नियम बने हुए हैं उसके खिलाफ हमने काम किया। जब नियम के खिलाफ आप काम करोगे तो पीड़ा आपको होगी। कुछ कर्मों का फल हमें तुरंत मिलता है, कुछ कर्मों का फल कुछ दिन बाद मिलता है, कुछ कर्मों का फल हो सकता है नेक्स्ट लाइफ में भी मिले, नेक्स्ट बर्थ में भी मिले, क्योंकि हमारे जीवन का चक्र एक निश्चित समय अनुसार बटा हुआ है। तो कहीं हमने कुछ ऐसे कर्म कर दिए कि उस पैराग्राफ में, उस टाइम लिमिटेशन में अगर वो कर्म इंक्लूड नहीं हो सकता है, वो पास्ट के लिए संचित हो जाता है। तो दान यदि हम समर्थ हैं तो हमें करना चाहिए, क्योंकि लोगों का जब तक हम भला नहीं करेंगे हमारे करने का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन उसको आप रेमेडीज के तौर पर कलेक्ट नहीं कर सकते। अब अगली बात आती है जेम स्टोन। क्या जेम स्टोन का हम प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जेम स्टोन में एक एनर्जी होती है। एनर्जी कैसी होती है? सपोज दैट मैग्नेट को आपने देखा है, मैग्नेट लोहे को अट्रैक्ट क्यों करता है? क्योंकि लोहे के प्रति उसके कुछ गुण हैं। साइंस में अगर इसको समझेंगे तो विस्तृत है समझने के लिए कि एक लोहा या मैग्नेट क्यों एक्सेप्ट करता है, दूसरी चीज सेम मैग्नेट सेम पोल को क्यों रिफ्रैक्ट करता है, प्रतिकर्षित क्यों करता है, उसका कारण है सेम वही कारण जेम स्टोन पर भी लागू होता है। जेम होता क्या है कि हमारे शरीर में नसें हैं और इन नसों में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। सबको पता है एनर्जी का सोर्स बॉडी में क्या है? हार्ट है। ब्लड कहाँ से आ रहा है? हार्ट से आ रहा है। तो जाहिर सी बात है उस ब्लड में भी एनर्जी होगी और वो एनर्जी 10 ज्ञानेंद्रियों में संचरित हो रही है। तो अगर हमें कोई ऑब्स्टेकल हो रहा है तो किसी न किसी एनर्जी के कमजोर होने या गलत दिशा में कार्य करने के कारण ही हो रहा होगा। हम प्लेनेट से इस चीज को जज कर सकते हैं कि कौन से प्लेनेट का डीवीए चल रहा है, टाइम पीरियड चल रहा है और उसकी स्थिति हॉरोस्कोप में क्या है। अगर उसकी बुरी स्थिति के कारण पर्टिकुलर बैड रिस्पॉन्स मिल रहा है तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि पर्टिकुलर प्लैनेट का जेम स्टोन पहना जाए। दूसरी बात, जेम स्टोन कौन से पहने जाए? पायरेटेड जेम स्टोन नहीं, सब्सटीट्यूट जेम स्टोन नहीं, यूनिक जेम स्टोन है हर प्लैनेट का एक। आपको वही पर बहुत से लोग कहते हैं कि सर पुखराज के कॉस्टली है, उसकी जगह सुनहला पहन लें। सुनहला एक तरीके का कृत्रिम जेम स्टोन है, उसको पहनने से कोई इफेक्ट नहीं, उसका रूप रंग ढांचा बनाया जा सकता है बट प्रकृति ने उसको नहीं दिया है। एनर्जी उन्हीं में जनरेट हो सकती है जो प्रकृति ने दिया है और जो कृत्रिम है उसकी कोई गारंटी नहीं। तो हमें मेन यूनिक जेम स्टोन पर्टिकुलर प्लेनेट का जो है वो पहनना चाहिए। कितना पहनना चाहिए वो व्यक्ति के वेट रिस्पॉन्स से पहनना चाहिए, एज रिस्पॉन्स से पहनना चाहिए। दूसरी चीज, जेम स्टोन पहनाते समय हमें ये चीज जरूर देखनी चाहिए कि सपोज दैट वीनस है, सबको पता है वीनस क्या है कि ये मैरिज के लिए कंफर्टेबल है, यानी कि 2, 7, 11 को रिप्रेजेंट करता है प्रोमिनेंट। अगर 2, 7, 11 नहीं है तो भी वीनस शादी करवा देता है,
मतलब दूसरे भाव से, 7वें भाव से, 11वें भाव से यदि इसका संबंध नहीं बन रहा है तो भी मैरिज हो सकती है। बट अब अगर सपोज दैट वीनस में कोई ऐसी दशा चल रही जिसमें हमको क्या चाहिए, वीन चाहिए, समझिएगा, या हमें लिटिगेशन हो गया है, लिटिगेशन में वीन चाहिए। छठा भाव क्या होता है, 7वां पार्टनर होता है, पार्टनर का 12th होता है, तो ये विनिंग हो गया, गेन हो गया 10, 6 10 या 6 11 भी कह सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो अब ये देखिए, ये इसका 12th है, ये इसका 12th है, ये इसका 12th। तो कहने का मतलब ये 12th भाव जो भी होता है वो अपने से 12th भाव का नेगोशिएट करता है, उसके वर्क ऑर्डर को रिड्यूस करता है। तो अगर हमने 1 6 10 किसी लिटिगेशन में विनिंग के लिए वीनस का सब्स्टिट्यूट पहना और उस बीच शादी की भी स्थितियां बन रही होंगी, तो ये हमें ध्यान देना होगा कि इस जेम स्टोन से पहनने से शादी प्रभावित हो सकती है या शादी टूट भी सकती है। तो जेम स्टोन पहनाते समय या पहनते समय किसी भी एस्ट्रोलॉजर को या आप लोग कभी भी रिकमेंड करिए तो ये जरूर देख लीजिए कि किस इवेंट के लिए वो पहन रहा है और जिस इवेंट के लिए पहन रहा है उसके साइड इफेक्ट क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैरेलल इवेंट कोई वो चाह रहा हो पहनने के लिए, तो आप परिस्थितियों में समझते हुए तब रिकमेंड करिए। दूसरी चीज, उसको ये चीज जरूर बताइए कि अगर हमने जेम स्टोन पहना है तो एक सर्टेन पीरियड के बाद या सर्टेन रिजल्ट के बाद हमें उसको रिमूव करके रख देना है। हाँ, कुछ जेम स्टोन होते हैं जो हॉरोस्कोप में इस तरीके से एडवेंचर करते हैं, इस तरीके से दिखते हैं कि उनको पहनना होल लाइफ जरूरी है, तो वो आप रिकमेंड कर सकते हैं। कौन से जेम स्टोन है इसकी सीट आपको मिल जाएगी, और ये सब बातें आपको एनालिसिस करने के बाद ही देनी है। कहने का मतलब है कि इस तरीके से हॉरोस्कोप को आप एनालाइज करके, सर सीट मेल भी मिलेगी या फिर नहीं, वो आप लोगों को मैं मेल भी करवा दूंगा, मेल पे आप लोगों को मिल जाएगी, सॉफ्ट कॉपीज उसकी मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि जब हॉरोस्कोप को आप पूरी तरीके से एनालिसिस करते हैं उसके बाद ही जेम स्टोन। अब लास्ट आता है योगा। क्या हम योगा को रेमेडीज में कैलकुलेट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। योगा इज द बेस्ट रेमेडीज ऑफ एनी बैड सिचुएशन। समझते हैं क्यों? आप इस चीज को समझिए कि हम लोग योगा को क्यों रेमेडीज कहते हैं। बहुत बड़ा उदाहरण है, आप लोगों ने देखा होगा पहले के जमाने में जब एक प्रक्रिया थी, मेडिकल इतना इम्प्रूव नहीं था, वैद्य लोग थे, तो उन लोगों का क्या काम था, वो लोग हमेशा योग विद्या को महत्वपूर्ण मानते थे। दूसरी चीज, आपने ब्राह्मणों का गुरुकुल देखा होगा। क्या कारण था कि ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल्स, जीवन खराब नहीं गुजारने पड़ते थे, सम्मान के साथ उनको जीवन मिलता था, जबकि एक शूद्र वर्ण के जातक को काफी पीड़ा और उपेक्षाएं सहनी पड़ती थी। उसका एक कारण था, ब्राह्मण क्या करता था कि जो योग विद्या है, जो मंत्रोच्चारण विद्या है, वो प्रतिदिन अपने कार्यों में निरंतर करता था और वो भोग विलास का जीवन नहीं जीता था, वो त्याग करता था, वो सात्विक होता था। तो सात्विक रहना और योग करना सबसे मस्त रहे। अब ये शरीर पर इफेक्ट कैसे करती है, इस चीज को समझिएगा। सपोज दैट आपका कोई प्लेनेट है जो बैड इफेक्ट दे रहा है। मान लीजिए आपको कोई डिसीज है वीनस के कारण, और वीनस जो है 7th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 7th हाउस को रिप्रेजेंट करने का मतलब हो सकता है कि आप ये अगर मेल है तो उसकी किडनी को भी इफेक्ट कर सकता है या सेक्सुअल ऑर्गन को भी इफेक्ट कर सकता है। अब अगर योग आप कर रहे हैं और यदि आपको योग का ज्ञान है तो उस योग को निरंतर करते रहने से वहां पर जो एनर्जी रिड्यूस हो रही होगी वो एनर्जी योग के द्वारा इंक्रीज हो रही होगी। तो कहने का मतलब जब प्लेनेट का बैड रिजल्ट आएगा, बैड टाइम आएगा, तो वो उस पर इफेक्ट करेगा, वो उस पर काम करेगा। लेकिन चूंकि एनर्जी और सिचुएशन वहां की बहुत अच्छी है, वो ऐसा नहीं है कि योग करने से, उपाय कर लेने से घटनाएं पूरी तरीके से बदल जाएंगी और आप जीवन में सबसे महान बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। वहां की दर कम हो जाएगी और जब आप चीजें वहां अच्छे से व्यवस्थित होंगी तो उस बैड प्लेनेट का इफेक्ट उस अंग पर इतना अच्छा नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब जो डिसीज आपको डेथ टू लाइफ ले जा सकती थी वो आपको एक एक्सीडेंट में तब्दील होकर आपको जीवन बचा सकती है। तो योग का बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज, योग करने से हमारी
कुंडलिनी जागृत हो सकती है, कुंडलिनी स्वस्थ रहती है। दूसरी चीज, यदि हमने योग को एक निश्चित नियमावली में किया तो हमारे शरीर के जो 7 चक्र कहे गए हैं, कुंडलिनी से सहस्त्रार्ध तक, सहस्त्रार्ध जो होता है वो सबसे लास्ट चक्र होता है, जो 7 चक्र कहे गए हैं। तो जब हम निरंतर करते हैं तो ये सहस्त्रार्ध चक्र तक की यात्रा पूरी होती है। कुंडलिनी से एक एनर्जी रिफॉर्म हो सकती है, होती रहती है, वो हमेशा 3.5 बार मार के नीचे की तरफ लटकी हुई होती है। और जैसे ही हम कुंडलिनी को जागृत करते हैं, अर्थात योग के द्वारा या ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा जब हम लोग जागृत करते हैं तो वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज करने का मतलब अपवर्ड हो जाती है। अपवर्ड होने के बाद हमारे शरीर की पिछला जो हिस्सा होता है, रीढ़ की हड्डी, जो बीच वाला सुषुम्ना नाड़ी, उसमें जाकर वो कनेक्ट हो जाती है। कहने का मतलब वो ऐसे फिट हो जाती है। जब इस तरीके से वो फिट हो गई थी, यहाँ से जो एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है वो बार बार पंपिंग करते हुए ऊपर की तरफ फोर्स मारती है। धीरे धीरे सभी चक्रों पर एनर्जी का इफेक्ट पड़ते पड़ते सभी चक्र खुलने लगते हैं। और वो चक्र खुलते खुलते जिस समय एनर्जी यहाँ पर पहुँचती है सहस्त्रार्ध में, सहस्त्रार्ध से होते हुए यहाँ ब्रह्मरंध्र होता है, जिसे तीसरी आंख कही जाती है। जब ये तीसरी आंख तक एनर्जी का रिसोर्स पहुंचता है तो यहाँ से होते हुए और इस जगह से होते हुए फिर वो हृदय तक आती है। नाभि चक्र में आने के बाद यहाँ पर जैसा कि जल है, जल में एक स्पंदन उत्पन्न होता है, तो उस तरीके से एनर्जी का रिसर्कुलेशन चलता है और मानव का चेतना भाग बहुत तीव्र गति से काम करता है। आप लोगों को पता नहीं होगा कि हमारे शरीर में हमारा मस्तिष्क जो है बहुत लो कॉस्ट पे काम करता है। कहने का मतलब अगर शरीर 100% है तो मात्र 10% हमारे मस्तिष्क या 5% हमारा मस्तिष्क, मुझे एक्यूरेट तो नहीं पता है, लेकिन लगभग ऐसा ही कुछ है कि काम करता है। जो साइंटिस्ट होते हैं उनका साथ 12-15% काम करता है। सोचिए जब इतना काम करने के बाद अलमाइटी पे इतनी खोज हो सकती है। अगर आप अपने आप को कुंडलिनी जागृत करके सहस्त्रार्ध 7 चक्र जागृत कर लेते हैं तो आप अलमाइटी कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और बहुत बड़े से बड़े, ये रिसर्च कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, नासा तक कहता है, और जितने भी आयुर्विज्ञान के क्षेत्र हैं वो तक कहते हैं कि योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा कैंसर तक रोग को भी डिफीट दिया गया है। कहने का मतलब जब आप ये मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, तो आपके शरीर में एक एनर्जी ऑटोमेटिकली सर्कुलेट होने लगती है और वो बैड इफेक्ट को भी रिड्यूस करती है। तो इस तरीके से हम लोग बेस्ट तांत्रिक मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं, वैदिक मंत्रों का भी कर सकते हैं। वैदिक मंत्र करना चाहिए, लेकिन ये इसकी जो रिस्पॉन्स करने का टाइम पीरियड है वो लंबा है, तांत्रिक मंत्रों का बहुत तेज है। दूसरी चीज मैं ये भी प्रमाणित करके दिखाऊंगा कैसे तांत्रिक मंत्रों का उपयोग करने से हमारे शरीर में इफेक्ट होता है। लाइव इफेक्ट दिखाऊंगा इसका, कि कौन सी मंत्र का प्रयोग करने से वो एनर्जी किस तरीके से मूव करती है, वो बिल्कुल लाइव देख सकेंगे आप लोग। किसी दिन मैं दिखाता हूँ। दान को रेमेडीज में कैलकुलेट मत करिए, दान को दान करिए लेकिन रेमेडीज में नहीं। जेम स्टोन प्रेफर करिए लेकिन एनालिसिस करने के बाद। योग को आप, सामान्य योग हैं कुछ जिनको निरंतर कर सकते हैं। मेडिटेशन तो आप बिना गुरु के भी कर सकते हैं, अगर आप में इच्छा है तो करिए, प्रतिदिन करना चाहिए। इससे माइंड रिलैक्स रहेगा, नींद पूरी रहेगी, सरदर्द कम रहेगा। और ये प्रक्रियाएं करते हुए हॉरोस्कोप का एनालिसिस जरूर करिए। दूसरी चीज, एक चीज हमेशा याद रखिए कि कोई भी रिकमेंड करने से पहले हॉरोस्कोप का एनालिसिस जरूर करिए। अगर नहीं करेंगे कभी कभी वो आपको गलत रिस्पांस करेगा और जो जातक आपके पास आया है उसका नुकसान भी हो सकता है। तो ये तरीके हैं जिससे आप एनालाइज कर सकते हैं। अगले टॉपिक पर आ जाते हैं कि किस तरीके से हम लोग डिसीज को कैलकुलेट करते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में किसी डिसीज को पकड़ना हुआ तो कैसे पकड़ते हैं।